नई वाली थार रॉक्स है वो सनरूफ भी मिलता है। माइलेज डिपेंड करता है आपके पाँव पे। एक स्विफ्ट चलाने वाले से लेके BMW चलाने वाले तक सबको हमने थार रॉक्स चलाने को दी। आपको कैसी लगी सर? कौन कौन सी गाड़ियाँ चलाई हैं आपने? मैंने ओडी चला रही, BMW चला रही, एक्सेंट है, नहीं कुछ कमी नहीं, बढ़िया ओके चलिए जी। सीट तो बहुत बढ़िया है इसकी, हाँ पावर भी ज़्यादा, ये थोड़ी पावरफुल लग रही है, फास्ट साइलेंट है और सबका फर्स्ट एक्सपीरियंस कुछ यही था। तो इस प्राइस में और भी काफ़ी गाड़ियाँ आती हैं, जैसे स्कॉर्पियो एन होगी, टाटा हैरियर, सफारी, XUV 700। लेकिन जिसको 4x4 ही चाहिए उसके लिए क्या, तो उसके लिए भी ऑप्शन है। स्कॉर्पियो एन में ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम आता है और कहीं ना कहीं अपनी गुरखा है और सस्ते में जिम्नी भी है। हमने थार रॉक्स के लिए एक स्टोरी अपलोड की और पिछले 4 महीने से मैं चला रहा हूँ अपनी महिंद्रा थार रॉक्स, और इस गाड़ी को मैंने लगभग 10,000 किलोमीटर और लोगों ने हमसे हजारों सवाल पूछे। सो आज के इस वीडियो को हमने इन 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया है कि ये गाड़ी मैंने क्यों ली, इस गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, माइलेज कैसा है और इस गाड़ी की सर्विस कॉस्ट क्या आती है। तो मैंने 4-5 लाख रुपए की ऑल्टो से लेके करोड़ों की कार BMW, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी तक लगभग गाड़ियां चलाई। तो अब बात कुछ ऐसी है कि इन सब चीजों के बावजूद मुझे थार रॉक्स में ऐसा क्या दिखा कि ये गाड़ी मुझे पसंद आई। एक एक करके सब चीजें क्लियर करते हैं और बगैर देरी किए चलिए शुरुआत करते हैं। अब रिक्वायरमेंट थी एक प्रॉपर 4x4 कार की जो कंफर्टेबल हो, फीचर्स ठीक ठीक हो और एडास भी हो। तो धीरे धीरे लिस्ट छोटी होती चली गई। इस प्राइस में प्रॉपर 4x4 गाड़ियां बहुत ज़्यादा थी, लेकिन किसी में फीचर्स की कमी थी, किसी में लुक की कमी थी, किसी में कुछ तो एडास तो किसी में नहीं था। तो फाइनली हमारे पास में लास्ट ऑप्शन बचता है महिंद्रा थार रॉक्स। फीचर्स ठीक ठीक जो डेली लाइफ में चाहिए होते हैं, प्रॉपर 4x4 सेटअप, प्रॉपर एक SUV लुक। तो बगैर देरी किए 5 जनवरी 2025 को हमारे घर आती है AX5L महिंद्रा थार रॉक्स। ये वेरिएंट इनका टॉप सेलिंग वेरिएंट MX5 से ऊपर और टॉप वेरिएंट AX7L से नीचे प्लेस होता है। अब ये गाड़ी बाहर से देखने पे कंप्लीट MX5 ही है, दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं से भी देखो कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, प्रॉपर MX5 लगती है केवल इसको छोड़ के। ये एडास का कैमरा है जो इसी वेरिएंट से स्टार्ट होता है AX5L से। अंदर की बात करूं तो इसमें MX5 से ये इंफोटेनमेंट सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चेंज है, 65 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग सॉकेट है। साथ ही MX5 में ये ऑटोमेटिक का ऑप्शन हमें नहीं देखने को मिलता है। साथ ही ये एडास भी इसी वेरिएंट से स्टार्ट होता है। इंटेली10 का ऑप्शन भी इस गाड़ी में हमें देखने को मिल जाता है जो कम रेडियस में गाड़ी को मोड़ने में हेल्प करता है। तो मोटा मोटी यही फर्क है MX5 और AX5L में। अब अगर इसको छोड़ के मैं इससे एक ऊपर वाले AX7L वेरिएंट में जाता तो और ज्यादा फीचर्स थे जो एड ऑन हो जाते, जैसे 360 डिग्री कैमरा, पेनारोमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट सीट और हरमन कार्डन का म्यूजिक सिस्टम, बहुत सारे फीचर्स। तो अब मुझको AX7L मिल नहीं रही थी, इसलिए मैंने AX5L को चुना, क्योंकि MX5 में ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं आता, केवल इसी में मिलता है अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए तो। वहीं अगर आप प्राइस डिफरेंस देखोगे तो 2-2 लाख रुपए का डिफरेंस है। तो अगर आपको एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहिए तो आपको MX5 या AX7L की तरफ ही जाना चाहिए। तो अब फाइनली बात आती है इस गाड़ी के नेगेटिव पॉइंट्स की। अब क्योंकि इस गाड़ी को मैं लगभग 11,000 किलोमीटर चला चुका हूं, तो इसके एक एक कलपुर्जे से मैं वाकिफ हूं कि क्या इस गाड़ी में सही है और क्या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि ये गाड़ी हाई स्पीड में बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, और इस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा एहसास तब होता है जब आप थोड़ी सी हाई स्पीड में 90-100 के आसपास हो और आप ब्रेकिंग करो, और ब्रेकिंग के दौरान कोई खड्डा वड्डा आ जाए ना रोड पे, तो ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रहती है, बिल्कुल ट्रैक्शन खो के रोड पे इधर उधर जाने लगती है। सेकंड रो में थर्ड पर्सन बिल्कुल भी कंफर्टेबली नहीं बैठ सकता है इन सीट बेल्ट पॉइंट्स की वजह से, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली आपको पीछे की तरफ चुभते रहते हैं। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे पॉइंट है जो ऐसे कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, लेकिन अगर कंपनी इनको गाड़ी में दे देती तो कस्टमर एक्सपीरियंस को और थोड़ा सा ज्यादा इंप्रूव किया जा सकता था। जैसे ये व्हाइट इंटीरियर, हालांकि कंपनी ने अब इसको बंद कर दिया, अब केवल मोका ग्रे और मोका ब्राउन का ही ऑप्शन मिलता है। लेकिन हमारे जैसे कस्टमर्स का क्या? अब मैं आपको थोड़ी सी सच्चाई बताऊं, थोड़ी मन की बात बताऊं ना, तो जिस वक्त ये गाड़ी ली थी, अगर उस वक्त भी मोका ब्राउन और मोका ग्रे का ऑप्शन होता तो शायद मैं व्हाइट इंटीरियर की तरफ ही जाता, क्योंकि व्हाइट इंटीरियर से थोड़ी सी ज़्यादा गाड़ी लग्जरी लगती है, थोड़ी सी ज़्यादा स्पेसियस और एरी फील होती है। सेकंड, इस गाड़ी में हमें स्मार्ट की मिलती है, साथ ही पुश स्टार्ट बटन मिलता है, लेकिन कीलेस एंट्री का स्विच नहीं मिलता है। एक छोटा सा बटन था, शायद कंपनी दे देती तो कस्टमर एक्सपीरियंस को और ज़्यादा इंप्रूव किया जा सकता था। बाकी इस गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम, सही बताऊं तो इस गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब है ड्यू टू प्लेसिंग ऑफ स्पीकर। शायद ये स्पीकर नीचे प्लेस होते तो इतना ज़्यादा साउंड ख़राब नहीं होता। अब जैसे ही इस गाड़ी में पीछे बैठते हो, थोड़ी सी वॉल्यूम हाई होती है तो ये आपके कानों में चुभता है।
और इस प्राइस में ऐसा म्यूजिक सिस्टम तो भाई कोई एक्सपेक्ट नहीं करता। और अब बारी है इस गाड़ी के पॉजिटिव पॉइंट्स की, और सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इस गाड़ी का पावर। 172 bhp की पावर और 370 Nm का टॉर्क, बहुत ही ज्यादा पावर है भाई। और जब जब आपको इस गाड़ी में पावर की जरूरत होती है तो आपको एक इंस्टेंट पावर मिलती है, और ये गाड़ी आपको एक प्रॉपर पंची फील होती है। 2.2 लीटर का डीजल इंजन है जो इतना ज्यादा स्मूथ हो चुका है कि आइडियल कंडीशन में भी गाड़ी की वाइब्रेशन बिल्कुल खत्म हो चुकी है। एडास वो भी बिल्कुल परफेक्टली काम करता है। जयपुर से दिल्ली मेरा बहुत बार आना जाना होता है और इसको कंप्लीटली मैंने 100 किलोमीटर एडास पे चलाया है। काफ़ी स्मूथली टर्न लेती है, काफ़ी स्मूथली ब्रेकिंग कर लेती है, तो ये एडास वाले मामले में भी बिल्कुल परफेक्ट है। अब क्योंकि इस गाड़ी को मैं पिछले 4 महीने से चला रहा हूँ, ऑलमोस्ट 11,000 किलोमीटर मैंने इस गाड़ी को चला दिया है, तो मुझे अच्छे से पता है कि ये गाड़ी कितने का माइलेज देती है। लेकिन फिर भी एक प्रॉपर डेटा के लिए मैं पिछले संडे घर पे जाता हूँ नोएडा से राजस्थान। नोएडा में मैंने इस गाड़ी का टैंक फुल करवाया, लगभग 9 से 10 किलोमीटर की उस वक्त रेंज दिखा रही थी। लगभग 4600 रुपये का फ्यूल आता है, 52.5 लीटर। मैं ट्रिप जीरो करके यहाँ से निकल जाता हूँ, लगभग 635 किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद में वापस वही 9 से 10 किलोमीटर की रेंज बचती है और वापस से टैंक फुल करवाना होता है। मतलब वही 4600 रुपये का 52.5 लीटर फ्यूल 635 किलोमीटर चलता है। मतलब मोटा मोटी अपन को ये गाड़ी माइलेज निकाल के देती है वहाँ पे 12 का, जहाँ पे ये गाड़ी लगभग हाईवे पे चलती है। कुछ ये गाड़ी दिल्ली गुड़गांव के ट्रैफिक में भी चलती है, लेकिन मोटा मोटी वही कह सकते हैं कि हाईवे पे ये गाड़ी चली थी। अब अगर प्रॉपर ये गाड़ी सिटी में चलेगी तो 9 से 10 का माइलेज निकाल के देगी। बाकी माइलेज डिपेंड करता है आपके पाँव पे। मैं भी दिलदारी मारा। अब इस गाड़ी में मुझे 3 सर्विस फ्री मिली है। फ्री सर्विस मतलब उसमें केवल लेबर चार्ज नहीं लगता, जो भी पार्ट आपकी गाड़ी में डलेगा उसका पैसा लगेगा। फर्स्ट सर्विस ऐसी सर्विस होती है जिसमें कुछ नहीं होता, केवल आपकी गाड़ी का इंस्पेक्शन होता है कि इस गाड़ी में कुछ कमी तो नहीं है, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। एंड सेकंड जो सर्विस होती है उसमें काफ़ी ऐसे पार्ट्स होते हैं जो आपकी गाड़ी में चेंज होते हैं, जैसे इंजन ऑयल हो गया, इंजन ऑयल फिल्टर हो गया, एसी फिल्टर, एयर फिल्टर, डिफरेंशियल ऑयल है, वो सारे के सारे पार्ट चेंज होते हैं। तो इस गाड़ी में अभी वो सेकंड सर्विस होके आई है, 10,000 किलोमीटर पे वो सर्विस होती है और सर्विस का बिल आया है 11,356 रुपये। मतलब क्या क्या पार्ट चेंज हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं, उनके वीडियो फुटेज भी हमारे पास में है, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा और उसका प्रॉपर बिल भी लगा दूंगा कि कौन सा पार्ट कितने रुपए में चेंज हुआ है और कौन कौन से पार्ट हमारी गाड़ी के चेंज हुए हैं। हालांकि ये लिस्ट आप थोड़ी सी, मतलब ये जो बिल है आप थोड़ा सा कम भी करवा सकते हो अपने हिसाब से, कि कुछ पार्ट आपने जैसे हटवा दिए इसमें से, कि इंजन कोटिंग हुई थी मेरी वो आप हटवा सकते हो, कुछ पार्ट और हटवा सकते हो। लुब्रिकेंट वाला पार्ट होता है कि दरवाजे वराजों पे जहाँ पे लुब्रिकेशन की कमी होती है वहाँ पे वो लगाया जाता है, तो 900-1000 रुपये का वो होता है, तो वो भी आप पार्ट हटवा सकते हो। ऐसे करके थोड़े से पैसे आप बचा सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से 9-10 हज़ार रुपये का बिल आपका जाएगा। लेकिन ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं तो सेकंड सर्विस और फ्री सर्विस के हिसाब से इतना बिल तो भाई मैंने बिल्कुल नहीं सोच रखा था। बाकी सच बताऊं तो 11,000 किलोमीटर में इस गाड़ी ने मुझे ओवर सेटिस्फाइड किया है। मतलब यार अभी तक मुझे इस गाड़ी को लेके कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, चलाने में बिल्कुल मक्खन गाड़ी है। कभी सॉफ्टवेयर को लेके, स्क्रीन को लेके कभी कोई बग नहीं आया। जब रोड पे लेके निकलता हूँ तो प्रॉपर अटेंशन मिलता है। गांव वगैरह में लेके निकलता हूँ तो लोग भाई ऐसे देख के पूछते हैं कि नई वाली थार रॉक्स है, देख लें, ओ सनरूफ भी मिलता है। मतलब यहाँ पे सारे पैसे वसूल हो जाते हैं। बाकी यही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।